जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर जनन स्वास्थ्य का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और देखते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है और आज हम लोग देखेंगे नसबंदी के बारे में। ये नसबंदी को दूसरा नाम है वंध्याकरण। ये वंध्यकरण क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि वंध्यकरण से आप क्या समझते हैं या नसबंदी से आप क्या समझते हैं, जो कि 12वीं के एग्ज़ाम में पूछता है। एनसीईआरटी के किताब का में ये पूरा दिया हुआ है और अक्सर ये कंपटीशन में भी पूछता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, स्त्री नसबंदी को क्या कहते हैं, नसबंदी में क्या होता है, क्या नसबंदी के बाद कोई भी व्यक्ति अपना सेक्सुअल लाइफ आराम से जी सकता है कि नहीं, क्या संभोग के दौरान उसे किसी भी तरह की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस तरह से मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती हैं। आज हम लोग इसको एक एक करके दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले नसबंदी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी लिखा है कि पुरुष नसबंदी अर्थात वैसेक्टोमी, जिस पुरुष नसबंदी को अंग्रेजी में कहते हैं वैसेक्टोमी और स्त्री नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी का वर्णन करें। तो देखिए नसबंदी किसको कहते हैं। तो वंध्याकरण एक प्रक्रिया है या क्या एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सर्जिकल तरीका है जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि एक शल्य क्रिया के द्वारा उसको शुक्रवाहिनी, जैसे ये अगर हम पुरुष को देखें तो ये पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और यहाँ पे स्त्री नसबंदी का हमने ये डायग्राम बनाया है तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगर पुरुष नसबंदी को देखें तो क्या है कि ये देखिए पुरुष का शीशा, ये क्या है, ये पेनिस है। ये पुरुष का क्या है, पेनिस, जिसको क्या कहेंगे लिंग या शीशन कहेंगे। तो ये मूत्र मार्ग का काम करता है और स्पर्म को पुरुष के शरीर से निकालकर स्त्री के योनि में प्रवेश कराता है। कौन, पेनिस। देखिए इसके बगल में टेस्टिस होता है जिसको विर्सन कहते हैं। इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और ये इसी में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है जिसके कारण संतान की उत्पत्ति होती है। अब देखिए स्पर्म तो निर्माण यहाँ से यहाँ पर होता है इस टेस्टिस में और निकलता है यहाँ से पेनिस से। तो आखिर यहाँ से जो टेस्टिस से पेनिस में स्पर्म कैसे आएगा, तो उसका एक माध्यम है वास डिफरेंस। ये एक नली है जिसका नाम है वास डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। अब नसबंदी के केस में क्या होता है कि इस शुक्रवाहिनी जो है इसको बीच में काट दिया जाता है। इसको क्या किया गया, काट के इसको बांध दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्पर्म बना, लेकिन क्या इस पाइप होकर बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब इस पाइप होकर बाहर नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, तो जो स्पर्म जो है पेनिस से बाहर नहीं जाएगा तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है कि शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है। पुरुष नसबंदी को किस नाम से जाना जाएगा, वास डिफरेंस से। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष नसबंदी में शरीर के किस पार्ट को काटा जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो है शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। 2 क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं अंग्रेजी में। तो पहला क्वेश्चन पूछता है स्त्री नसबंदी का नाम क्या है, तो ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद होता है स्त्री नसबंदी में स्त्री के किस भाग को, शरीर के किस भाग को ब्लॉक किया जाता है। तो देखिए ये स्त्री का क्या है, गर्भाशय। यहाँ पे हमने लिखा है यूटेरस है। ये जो भाग है इसको कहते हैं गर्भाशय, जिसमें गर्भ में बच्चा पलता है। उसके बाद देखिए ये अंडाशय है, जहाँ पे अंडाणु परिपक्व होता है, ओवम मैच्योर होता है। इसको अंडाशय कहते हैं, जिससे अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। अब इस अंडाशय में जब अंडाणु परिपक्व होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में, जब परिपक्व होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है और ये है योनि, जिसको कहते हैं वेजाइना। योनि है, वेजाइना है। अब क्या है कि पुरुष का पेनिस इस योनि में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद क्या है कि स्पर्म को यहाँ पे डाल दिया। अब स्पर्म क्या है कि चल के यहाँ से कहाँ पे आए, फैलोपियन ट्यूब में आया। स्पर्म कहाँ पे आए, फैलोपियन ट्यूब में। इधर से ओवम और इधर से स्पर्म। यहाँ जो पुरुष का स्पर्म है वो चल के आया यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, जिसको कहते हैं डिम्ब वाहिनी। यहाँ पे हमने लिखा है डिम्ब वाहिनी। फैलोपियन ट्यूब का हिंदी में कहते हैं डिम्ब वाहिनी। और यहाँ से ओवम आया। दोनों का जब मिलन होता है तभी जाकर क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जो जायगोट डेवलप होने के बाद क्या होता है कि शिशु का एम्ब्रियो बनता है, फिर जाकर शिशु के रूप में बच्चा का जन्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर मिलन कहाँ पर हो रहा है, स्पर्म और ओवम का मिलन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। तो सर्जिकल तरीके से क्या करते हैं कि इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट दिया जाता है और इसको बांध दिए। अब क्या हुआ कि अंडाणु तो परिपक्व हुआ,
अंडाणु परिपक्व हुआ लेकिन यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो फिर अंडाणु परिपक्व होने के बाद इधर से अगर स्पर्म चला भी गया तो फिर स्पर्म और अंडाणु आपस में मिल पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता बीच में तो टूट गया है, ब्लॉक हो गया है। तो ये एक साधारण सा काम है। अब तो लिप्रोस्कोपी के द्वारा भी ये सब काम बहुत आसानी से किया जाता है। तो इसमें जैसे फीमेल के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा और उसको बांध दिया जाएगा। उसी ढंग से पुरुष में भी 2 वास्ट डिफरेंस है, चूँकि 2 टेस्टिस है, 2 वास्ट डिफरेंस है, यहाँ भी 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है, दोनों को काट दिया जाता है, उसको बांध देते हैं। इस तरह से स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी होता है। तो यहाँ पे हमने बंध्यकरण का परिभाषा लिखा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें शल्य विधि मतलब सर्जिकल मेथड के द्वारा शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस तथा डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जा सके। मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य है गर्भधारण को रोकना। तो गर्भधारण तभी होगा जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा और जायगोट का निर्माण होगा। तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देना है, इसके लिए इसको काट देते हैं और इस तरह से क्या होता है कि गर्भधारण को रोका जाता है। ये अस्थायी समाधान, ये टेम्प्रोरी नहीं है बल्कि परमानेंट इलाज है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए, स्त्री का शरीर थोड़ा जटिल होता है, इसलिए स्त्री नसबंदी के तुलना में पुरुष नसबंदी काफ़ी आसान होता है। जहाँ स्त्री का अगर नसबंदी होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि भारतीय समाज में चूँकि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष का दबदबा रहता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि वंश परंपरा जो है पुरुष की ओर से पुरुष का थोड़ा वर्चस्व है, इसलिए पुरुष नसबंदी करवाना नहीं चाहता है। अक्सर स्त्रियों को नसबंदी करा दिया जाता है। इसका बहुत सारा रीज़न है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल देखें तो जैविक रूप से तो पुरुष नसबंदी कराना काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। अगर कोई पुरुष नसबंदी करवाता है तो उसका घाव मुश्किल से 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है और वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है, वो काम भी कर सकता है। लेकिन किसी स्त्री का अगर नसबंदी होता है तो उसे नॉर्मल जीवन जीने में कम से कम 2 सप्ताह 1 महीना लग जाता है, उसके बाद ही वो नॉर्मल जीवन जी सकती है। फिर भी उसके बाद भी तरह तरह की परेशानियां होती है। लेकिन अगर नसबंदी का हम लोग अगर आंकड़ा देखें तो स्त्री नसबंदी ज़्यादातर हो रही है। सरकार भी अपने स्तर पर नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था कर रही है। जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर नसबंदी का कैंप चलाया जाता है ताकि लोग नसबंदी कराएं और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसको रोकने का एक सफल प्रयास कर सके। तो यह जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, हम परिवार नियोजन कराना चाह रहे हैं, अपने चाहते हैं कि परिवार की संख्या को सीमित रखें, संतानों की संख्या सीमित रखें, तो इसके लिए एक अस्थायी और कारगर उपाय है नसबंदी। अब देखिए, समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। लोग बहुत कारण से समाज में नसबंदी कराने से परहेज करते हैं या हिचकते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवालात होते हैं। जैसे पहला सवाल है कि नसबंदी कराने के बाद क्या हम नॉर्मली सेक्स संबंध बना सकते हैं? क्या सेक्स का मज़ा आएगा या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं होगा नसबंदी कराने के बाद लोग का सेक्सुअल लाइफ ख़त्म हो जाएगा? स्त्री पुरुष आपस में सेक्स संबंध अगर बनाएगा, शारीरिक संबंध, तो उसको पहले की तरह सुख की अनुभूति होगी या नहीं? तो ये सब गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सेक्सुअल लाइफ आराम से जी सकते हैं। आप यहाँ पे हमने लिखा भी है कि नसबंदी के बाद यौन सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ना तो यौन सुख में कमी आती है, ना ही उत्तेजना में कमी आती है, ना ही सेक्स का जो क्षमता है या उसका प्रदर्शन है, किसी भी चीज़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आराम से आप नसबंदी के बाद भी सेक्सुअल लाइफ आराम से जी सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं और खुद भी सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, होता है कि जैसे नसबंदी जब होता है तो चीर फाड़ होता है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे है कि अक्सर लोगों के मन में रहता है कि कैसा खाना खाएं। तो खाना में पौष्टिक भोजन के साथ साथ फल और मूंग दाल की खिचड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि शरीर निरोग भी रहे और घाव भी जल्दी सूखे और शरीर को ताकत भी मिले। तो ये सब भोजन का एक मेनू होता है जिसमें जो ऐसा चीज़ नहीं खाया जाता है जिससे घाव और ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन को लेने के लिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं नसबंदी के बाद। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नसबंदी के बाद भी संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे अगर पुरुष है तो यहाँ पर देखिए, पुरुष का केस है तो यहाँ पर क्या है कि टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टिस में स्पर्म बना, तो ये स्पर्म जाने की ये नली है। मान लिया जाए कि एक यहाँ पर क्या है कि एक नल है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर एक नल है और इस नल का ये क्या है, नोब है।
अब यहाँ पे क्या किया कि पाइप लगाकर हम पानी पटा रहे हैं, खेत को पटा रहे हैं या फूल के क्यारी को पटा रहे हैं। अब सोचिए कि कोई यहाँ पर पाइप को काट दे तो क्या होगा, पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन जो पानी यहाँ पर आ चुका है वो पानी तो गिरेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो पानी इस इतना दूर पाइप में बच गया इस एरिया में वो तो बाहर निकलेगा ही। अब इधर से पानी कंटिन्यू आना बंद हो जाएगा क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो गया, लेकिन जो पानी यहाँ पर आ चुका है वो तो बाहर निकलेगा। वही केस पुरुष के केस में होता है कि यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म बना, तो स्पर्म तो इस पाइप होकर निकल रहा है। अब यहाँ पर सोचिए ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तब नया स्पर्म इधर से जाना बंद हो जाएगा, लेकिन जो स्पर्म यहाँ पर इतना दूर में जो रह गया वो स्पर्म तो बाहर निकलेगा, है ना। जो वास्ट डिफरेंस में स्पर्म बचा हुआ है वो तो बाहर निकलेगा ही। तो इसलिए क्या होता है कि अगर पुरुष नसबंदी भी करवाएं तो वो अपने वीर्य की जांच करवाएं, पैथोलॉजी लैब में जाकर जांच करवाएं कि उसमें शुक्राणु की संख्या है या नहीं। और ये लगभग 3 महीने तक जांच करवाना पड़ता है। अगर 3 महीना के बाद भी पता चले कि इसमें स्पर्म काउंट 0% नहीं हुआ तो इसको 6 महीना तक कंटिन्यू किया जाता है। तो फिर बात होता है कि अगर वेजेक्टोमी करवा लिए, पुरुष नसबंदी करवा लिए तो फिर भी गर्भधारण होने की संभावना कुछ % तक रहती है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए कि आप कंडोम का इस्तेमाल करें, निरोध का इस्तेमाल करें, जो फिजिकल मेथड है उसका इस्तेमाल करते रहें। और जब आपको मेडिकली ये पता चल जाए कि अब स्पर्म काउंट 0% हो चुका है, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है पेनिस से उसमें अब स्पर्म 0% है, तब आप बिना कंडोम का शारीरिक संबंध बना सकते हैं और गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि 3 महीने तक कम से कम अपने सीमेन की जांच करवाएं। उसी ढंग से स्त्री के केस में होता है कि मान लिया जाए कि कोई स्त्री अगर नसबंदी करवा चुकी है, जिसको टिवेक्टोमी कहते हैं, उसके बाद अगर उसका पीरियड रुक गया तो पीरियड रुकने के 2 सप्ताह के अंदर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं है। और कई ऐसा भी होता है, चूक भी डॉक्टरी लाइन में भी कहीं कहीं चूक हो जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन रेयर केस अगर हो, मान लिया जाए कि स्त्री में 2 फैलोपियन ट्यूब है, भूल से अगर क्या हो कि एक फैलोपियन ट्यूब को काटना भूल जाए, तो क्या होगा कि जब एक फैलोपियन ट्यूब को काटना भूल गई, डॉक्टर भूल गए हैं, तो क्या होगा कि तो इधर से सिर्फ अंडाणु उधर नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला अंडाणु तो हर एक महीने के बाद तो निकलेगा, तो यहाँ गर्भधारण होने की क्षमता बरकरार रहेगी। उसी ढंग से पुरुष में भी 2 भास डिफरेंस है, अगर एक भास डिफरेंस को काट दिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए तो फिर भी सीमेन तो निकलेगा। तो इसलिए दोनों वास डिफरेंस को काटना पड़ता है और दोनों फैलोपियन ट्यूब को भी काटना पड़ता है। तो आई होप हम समझते हैं कि आप लोग के मन में जो भ्रांति होगी नसबंदी से संबंधित वो दूर हो चुकी होगी। इसलिए नसबंदी एक अस्थाई समाधान है गर्भधारण को रोकने के लिए, और इससे हमारे सेक्सुअल लाइफ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप आराम से शारीरिक संबंध बना सकते हैं और अपना जिस तरह से पहले आप सेक्स का मजा लेते थे उस तरह से ले सकते हैं। इससे सेक्सुअल लाइफ कभी भी कोई भी तरह का नुकसान नहीं है, ना तो हेल्थ पे नुकसान है, ना ही सेक्सुअल लाइफ पर नुकसान है। और इससे पुरुषों में जो एक भ्रांति है तो ये सब को दूर करने की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेरीज हैं तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।